हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 23 नवंबर। तो आज है मंडे, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ कवर की गई यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे, पीएम मोदी ने ऐसा बोला है। कहाँ पे बोला है? ये है G20 का शिखर सम्मेलन हुआ है वहाँ पे अभी। तो ये बात रखी है पीएम मोदी साहब ने अपने यहाँ पे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस ग्रुप के संबंध में। तो G20 समिट 2020 ये कहाँ पर हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, तो ये हो रही है सऊदी अरब के अंदर, जिसकी कैपिटल है रियाद। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए, यहाँ पर जो हेड है, पॉलिटिकल हेड है, उनका नाम क्या है? सऊदी अरब के पॉलिटिकल हेड का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। G20 का गठन जो है वो हुआ था 1999 में, वर्ष 1999 में इसका गठन हुआ था G20 का। और इसके जो संस्थापक हैं यानी फाउंडर हैं G20 के, वो हैं G7 देश। G7 देश, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश हैं दुनिया के G7 देश। उनके द्वारा ये बात की गई कि हमको G20 जैसा एक ग्रुप बनाना चाहिए। वो क्यों बनाया गया? आपको पता होगा 1997 और 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, यानी कि एशियन वित्तीय संकट आया था इस दौरान। तो 1999 में ये बात निकल के आई कि हमको कुछ एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें कि डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज भी उसमें आनी चाहिए। तो G20 में आप देखेंगे कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे कि भारत हो गया, चाइना हो गया, इस प्रकार से, जो कि G7 में पहले नहीं हुआ करते थे। तो 1999 में G20 को बनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी बन गया। इसके तहत क्या होता है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक जो होता है उनके गवर्नर की मीटिंग होती है प्रतिवर्ष। तो ये इसमें शामिल होते हैं, G20 की जो बैठक होती है। अब आप सोचेंगे पीएम क्यों आ रहे हैं? तो पीएम भी इसमें आ सकते हैं, देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस प्रकार के शिखर सम्मेलन जो होते हैं, तो ये एक अनौपचारिक समूह भी है और विकसित और विकासशील देशों का समूह है। ये भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इस वर्ष की जो थीम है G20 की, नवंबर महीने में ये समिट ये जो है अभी हो चुकी है। तो इसकी जो थीम है, इसका नाम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। मतलब जो 21वीं सदी की जो अवसर हैं उनको महसूस करना, उनको लागू करना दुनिया के अंदर। तो ये इसकी थीम है इस बार की, किस प्रकार से चीज़ों को बेहतर किया जा सके। तो G20 जो देश हैं उनमें 19 तो देश हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो 19 देश के नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये एक अनौपचारिक समूह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दुनिया का 75% व्यापार इन 20 जो उसके अंदर समूह मेंबर हैं इनसे संबंधित है। दुनिया का जो ट्रेड होता है उसका 75% भाग इन्हीं देशों से संबंधित है जो कि G20 में शामिल हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 85% GDP दुनिया की जो है वो इन्हीं में समाहित है। ये जो 20 मेंबर हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, समझ सकते हैं 85% GDP कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा 2/3 जनसंख्या इन G20 जो समूह है इसके सदस्य देश हैं उनमें समाहित है 2/3 जनसंख्या दुनिया की। प्लस 80% वैश्विक जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी इन्हीं कंट्रीज के मार्फत किया जाता है, द्वारा किया जाता है। तो ये कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देख सकते हैं आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी जरूरी है इस समूह की। 75% दुनिया का व्यापार, 85% GDP, 2/3 जनसंख्या और वैश्विक विनियोग हो गया 80%। तो इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, इसके बारे में जानना बेहद ही जरूरी है, आपको पता भी होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा इसकी समिट कहाँ हो रही है, थीम क्या है इसकी, और इसको हेड कौन कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के जो पॉलिटिकल हेड हैं वही इसको इस बार इसको चेयर कर रहे हैं G20 की समिट 2020 को। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नोट कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये न्यूज है, पेज नंबर उनमें बात की गई है। तो मांसपेशियों के कंपन से दिमाग को पढ़ लेता है अल्टर ईगो डिवाइस। तो सबसे पहले आप एक शब्द है, बहुत ही बार पूछा भी गया है कई बार इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में, अल्टर ईगो क्या होता है? ये आपका एक ऐसा दोस्त होता है जो कि हमेशा जब से आपने जन्म लिया है एक प्रकार से आपके साथ रहता है, आपको समझता है बहुत अच्छे से। अल्टर ईगो मतलब ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये कहते हैं ना आपका अक्स जो होता है वो एक अल्टर ईगो है। मतलब हमेशा हमदम जो बोल सकते हो आप, हमेशा का आपका फ्रेंड हो सकता है। मतलब इस प्रकार से ये अल्टर ईगो शब्द है, इसका मतलब यही है कि आपका हमदम, आपका हमेशा साथ रहने वाला दोस्त। तो ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं अर्नब कपूर। अर्नब कपूर ने एक गैजेट डेवलप किया है, एक गैजेट का विकास किया है, इसे बनाया है इस गैजेट को।
तो ये हेडफोन की तरह दिखता है, ये जो गैजेट है ये इन्होंने पहन रखा है यहाँ पे। ये क्या करेगा, ये दिमाग के संकेतों को रीड करके उसे विचार व्यक्त करने में मदद करेगा। ये जैसे कि आपका ऑल्टर ईगो करता है ना, आपका हमदम, आपका दोस्त जो आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से ये डिवाइस डेवलप किया है जो कि दिमाग के संकेतों को रीड करेगा और फिर आपकी मदद करेगा। तो ये जो डिवाइस बनाया है इन्होंने, ये 2020 में सर्वश्रेष्ठ 100 आविष्कारों में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, तो नाम याद रखिएगा अर्नब कपूर के बारे में कि इस प्रकार का इन्होंने डिवाइस डेवलप किया है। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए भारत के अंदर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें काफ़ी अच्छी खासी रोक लगाई जा सकती है। वो पहले ही भांप लेगी किस प्रकार से चीज़ें, असेसमेंट कर लेगी बहुत अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही, आप जानते होंगे क्या होता है, जैसे कि आप अपना लैपटॉप है कभी ओपन करके चले जाते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाती है कि आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे लैपटॉप की जो लाइट है आपकी वो बंद हो जाती है, यानी कि लैपटॉप स्लीपिंग मोड में चला जाता है। इसी प्रकार से मोबाइल है, आप मोबाइल भी अपना, यदि आप ऑन है आपका मोबाइल, आपने मतलब चला के छोड़ा है, आप उसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो उसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी जो एआई तकनीक है, उसको बता देगी कि जो यूजर है वो भी इसको प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वो मोबाइल आपको देखेंगे, आप उसकी लाइट बंद हो जाएगी थोड़ी ही देर में। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा चर्चित है दुनिया भर में, बहुत अच्छे इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, उपयोग किए जा रहे हैं। तो सड़क दुर्घटनाएं भारत के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसका प्रयोग इसमें किया जा सकता है, ये बात बताई गई है। और बेहद बहुत हद तक हम इस प्रकार के एक्सीडेंट को कम भी कर सकते हैं। तो एक नेत्रडाइन कंपनी है जो कि इस प्रकार के एआई उत्पाद बना रही है भारत के अंदर, तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए। नेत्रडाइन कंपनी एआई उत्पाद बनाती है भारत के अंदर, और ये एक IISc जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर के अंदर, उसके साथ मिलकर के इन्होंने कुछ रिसर्च भी किया है ये इस प्रकार से व्हीकल्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है राजस्थान के लिए अच्छी खबर है, छोटे वाहनों के लिए संजीवनी मिलेगी स्पेशली। तो क्या बात की गई है, राजस्थान में छोटे वाहनों की मरम्मत के लिए एक सेंट्रल की स्कीम है, इसका नाम है RRR स्कीम। RRR स्कीम में याद रखिएगा, आपको मेंस में भी लिखने काम आएगा ये। तो ये है रिपेयरिंग, रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन, तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है RRR के, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो छोटे वाहनों की मरम्मत की जाएगी इसके तहत, उनकी रिपेयरिंग की जाएगी, रिस्टोर किया जाएगा उनको, जो कि बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था उनको रिस्टोर किया जाएगा और रिहेबिलिटेट भी किया जाएगा। तीनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, सामा झील के बारे में बात की जा रही है। तो बता रहे हैं इस बार की पक्षियाँ थोड़े से कम आए हैं सामा झील के अंदर। तो इंपॉर्टेंट एक खारे पानी की झील है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान की दूसरी रामसर साइट भी है। ये गलत हो गया यहाँ पे। तो रामसर साइट राजस्थान में 2 हैं, एक और राजस्थान में रामसर साइट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये यहाँ पे पक्षी इस बार कम आए हैं, ये बात बताई गई है। और दूसरा कमेंट में ये बताइए मेरे को कि भारत के अंदर जो नमक का उत्पादन किया जाता है उसमें कितना प्रतिशत भाग सामा झील से अकेले उत्पादन किया जाता है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, न्यूज आई है यहाँ पे, एस्ट्रॉइड मीटरॉइड की टक्कर से चंद्रमा पर आए पानी के अणु। तो ये यहाँ पे न्यूज आई है, मिट्टी की जांच कर हर्माइट ए क्रेटर पर खोजा पानी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हर्माइट क्रेटर जो बात की गई है। सबसे पहले आप समझिए क्रेटर होता क्या है। सपोज आपने कोई चट्टानी भाग या कोई भी आपने ऐसा सरफेस देखा होगा, वहां पे गड्ढे नुमा जो आकृति बन जाती है, ये देख सकते हैं गड्ढे जैसा भाग बन गया है, इसको हम बोलते हैं क्रेटर्स। तो ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है, गड्ढे नुमा जो आकृति बन गई है इसको हम बोलते हैं क्रेटर यहाँ पे। तो आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस न्यूज के बारे में जो कि जानना जरूरी है आपको। तो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर पर हर्माइट ए क्रेटर, जो मैं आपको बताया था गड्ढे जैसा भाग जो बन जाता है उसको क्रेटर बोलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, इस क्रेटर क्या है, हर्माइट ए क्रेटर, चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर मिला है ये। तो यहाँ पर 66% पानी बताया गया है जो कि बर्फ के रूप में मौजूद है। इंपॉर्टेंट बात है कि पानी मिल गया है, यहाँ पे 66% बर्फ के रूप में मौजूद है पानी। चंद्रमा पर पानी के ये गुण एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड्स की टक्कर के कारण आए हैं। मतलब चंद्रमा पर ये पानी पाया गया है यहाँ पर इस क्रेटर में, तो पाया क्यों गया है, क्योंकि एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स की टक्कर हुई, मतलब वो आपस में टकरा गए, इस कारण ये पानी यहाँ पर पाया गया है। ये खोज, ये स्टडी किसने की है, तो जोधपुर का एक निजी संस्थान है, यानी कि प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो साइंस। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जोधपुर के अंदर, नाम आपको पता होना चाहिए। इसने अपनी रिसर्च में ऐसा खुलासा किया है, कैसे किया, इसने अमेरिका से मिट्टी खरीदी है, उसके तहत ये सर्च करके पता लगाया है। अमेरिका का इसरो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करता रहता है, तो वहाँ से इन्होंने जो सॉइल है उसको परचेज किया और फिर अपने साइंटिफिक जो अप्रोच लगाई उसके तहत अपनी फाइंडिंग में ऐसा पाया है इन्होंने, इस संस्थान ने।
तो एस्ट्रॉइड आप मेरे को बताइए, एस्ट्रॉइड जो बेल्ट है वो किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, ये बताइए। एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। एस्ट्रॉइड आप बोल सकते हो कि एक तरीके से छोटे प्लेनेट भी आप इनको बोल सकते हो। तो एस्ट्रॉइड बना होता है रॉक, मेटल और कार्बन से। रॉक, मेटल और कार्बन से एस्ट्रॉइड का निर्माण होता है। इन्हें छोटे ग्रह भी कहा जाता है और इनर सोलर सिस्टम में होते हैं ये जो एस्ट्रॉइड है, ये पूछा जा सकता है कि एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं, आउटर सोलर सिस्टम में या इनर सोलर सिस्टम में। तो ये बोलते हैं ये पाए जाते हैं इनर सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड्स। इसके अलावा मीटरॉइड्स क्या हैं, इन्हें फॉलिंग तारा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, तो वो मीटरॉइड होते हैं जो जलते हुए प्रतीत होते हैं, ऊपर से गिरते हैं जब वो, तो ये एस्ट्रॉइड से ही टूटकर बनते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं एस्ट्रॉइड का ही भाग है मीटरॉइड। जब एस्ट्रॉइड में टूट जाता है वो, तो उसे हम बोलते हैं मीटरॉइड। तो मीटरॉइड इसका एक छोटा फॉर्म हो जाता है एस्ट्रॉइड का। जब आपने देखा होगा कभी तारा जैसा टूटता हुआ दिखता है, वो उसे हम फॉलिंग स्टार बोलते हैं। जो मीटरॉइड से होते हैं, रॉकी के जो टुकड़े होते हैं, तो वो घर्षण के कारण जलते हुए प्रतीत होते हैं जब ऊपर से नीचे वो आते हैं, और वहाँ पे घर्षण के कारण वो खत्म हो जाते हैं। तो ये बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड के बारे में, क्योंकि ये आपस में टकराने के कारण पानी पाया गया है। हर्माइट एक क्रेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ है, दक्षिणी पोल पर पाया गया है ये। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनर सोलर सिस्टम में पाया जाता है एस्ट्रॉइड। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है एस्ट्रॉइड और इसी का पार्ट है ये मीटरॉइड। तो मतलब इसका सूक्ष्म पार्ट हो जाता है मीटरॉइड एस्ट्रॉइड का। तो इसके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये न्यूज है, सुरक्षित नहीं एक ही नेविगेशन प्रणाली पर आधारित निर्भरता। नेविगेशन क्या होता है, जो कि हमें नेविगेट करता है, रास्ता बताता है, गाइड हमारे एक प्रकार से। आजकल आपने सुना देखा होगा मोबाइल फोन में नेविगेशन है, आपकी अच्छी जो 4 व्हीलर आते हैं उनमें नेविगेशन सिस्टम आ गया है, जो कि आपको रास्ता बताता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो ये चर्चा की जा रही है कि दुनिया में केवल जीपीएस ही एक ऐसी है, अभी तक जीपीएस ही बहुत पॉपुलर, सभी लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत कह रहा है कि हम अब आत्मनिर्भर बन गए हैं। हिंद महासागर में 1500 किलोमीटर तक की जो भारत की सीमा है उसमें भारत का नेविगेशन काम करेगा, जिसका नाम है IRNSS। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ हम। तो ये है इसका सिस्टम भारत का IRNSS, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जीपीएस अमेरिका का, उसी प्रकार से ये IRNSS सिस्टम है भारत का। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसरो के द्वारा विकसित किया गया है इसे। नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक के तहत, नाविक जो है ये सिस्टम, ये पूरा का पूरा सैटेलाइट है, इसके तहत ये विकसित किया गया है IRNSS इसरो के द्वारा। और नाविक आपको दोनों ही नाम पता होना चाहिए। तो ये इसरो की एक कॉमर्शियल बॉडी है, इसका नाम है एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा ये काम सारे के सारे किए जाते हैं, यानी कि ये बॉडी इसरो को पैसा कमा करके देती है। इसका नाम है एंट्रिक्स। तो हिंद महासागर में 1500 किलोमीटर की भारतीय सीमा में अब जीपीएस के स्थान पर IRNSS काम करेगा, यानी कि ये सिस्टम काम करेगा जीपीएस के स्थान पर, जो कि भारत के द्वारा बनाया गया है। तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले 3 देश कौन है उनको हम देख लेते हैं। IMO ने इसे मान्यता दे दी अभी, किसको, IRNSS सिस्टम को IMO ने मान्यता दे दी है। इसका मेरे को हेडक्वार्टर बताइए, IMO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो ये एक्चुअली सी एरियाज में इस प्रकार से कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इस प्रकार से कोई सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, तो आपको मान्यता लेनी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताइए आप मेरे को, IMO का कहाँ पर है। तो भारत चौथा देश बन गया। इससे पहले 3 देश और हैं, इनका नाम है जीपीएस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर अमेरिका का है। दूसरा है ग्लोनास रशिया का है। तीसरा है बाइडू या बेदू, इसको हम बोलते हैं, ये चीन का है। तो 3 ये देश हो गए। उनके बाद चौथा देश बन गया भारत, जिसका कि खुद का अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट तैयार हो गया है। तो इन तीनों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। पेज नंबर 7 में बात की जा रही है। ये एक पिक्चर ली गई है यहाँ पे, नजरिया हाथ से मैला उठाने के उन्मूलन का हास्य देखिए आप, कि 1947, 93, 2013, 2021 इस प्रकार से ईयर को कुछ दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। तो मैं रिसेंटली आपको बता दूं कि एक एक्ट लाया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। तो ये एक्ट लाया गया था कि आपको पता होगा मल उठाने वाले कई सारे जो लोग हैं मैनुअली काम करते हैं, तो उनकी जान चली जाती है इस प्रकार के काम करने में, लॉन्ग समय तक वो करते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए समय समय पर कई प्रकार के एक्ट लाए गए हैं, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। भारत भर के अंदर कई राज्यों में इस प्रकार की एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं कि उनको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, वो डायरेक्टली मतलब अपने हाथों से मल निकाल रहे हैं और उसमें पूरे टैंक में चले जाते हैं वो लोग, तो उनकी लाइफ एक प्रकार से रिस्क पर रहती है। तो उसको रोकने के लिए कई प्रकार के एक्ट लाए गए हैं, कई बार लाए गए हैं। तो ये रिसेंटली लाया गया था 2013 में एक्ट। तो इनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं इंडिया के अंदर। देखते हैं आगे।
पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पीटीए, भारत चिली में बढ़ेगा कारोबार। तो पीटीए क्या है? प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, एक प्रकार से एफटीए जैसा ही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्रीफर किया जाता है कि इन चीज़ों का हम व्यापार करेंगे तो भारत यानी कि इंडिया और चिली के बीच में इंडिया और चिली के बीच में इस प्रकार का ट्रेड होगा। भारत यहाँ से कुछ सेल करेगा और चिली यहाँ पे भारत को कुछ सेल करेगा। तो ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कुछ वस्तुओं को प्रीफर किया गया है कि हम आपस में इसको सेल करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे। ये दोनों को, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है तो अच्छी बात है। भारत चिली देश के बीच में इस प्रकार का होगा। चिली साउथ अमेरिका का एक देश है, यानी कि दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका एक देश है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है डेटा प्रोटेक्शन को लेकर। बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है, बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया दुनिया भर के अंदर डेटा सुरक्षा। आपको पता होगा 1500 रुपये में आपका डेटा सेल किया जाता है, मतलब लाखों करोड़ों का डेटा चला जाता है, करोड़ों लोगों का डेटा 1500 रुपये में सेल किया जा रहा है। तो ये समझ नहीं आता किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं भारत के अंदर। तो डेटा संरक्षण को लेकर भारत में अब चर्चा शुरू हो गई है कि किस प्रकार से इसको सुरक्षित किया जाए, क्या कानून लाया जाए, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इसको लेकर के एक बीएन श्री कृष्ण आयोग बनाया गया था, जिन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आयोग है बीएन श्री कृष्ण आयोग। यूरोपियन लॉ का एक, यूरोपियन यूनियन जो है उसका भी एक लॉ है ये डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, वो है जीडीपीआर है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। तो यूरोपियन यूनियन में इस प्रकार का लॉ बनाया गया है। इस प्रकार भारत में बात चल रही है कि हमको भी इस प्रकार से कुछ लॉ लेकर के आना चाहिए ताकि ये डेटा की जो सेंधमारी है उसको रोका जा सके। एक व्यक्ति के पास डेटा आने के बाद वो सेल करता रहता है, उस डेटा की रीसेलिंग करता रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखद चीज़ है कि भारत में आपकी प्राइवेसी का हनन हो रहा है एक प्रकार से, कि आपके बारे में जानकारियाँ सेल की जा रही हैं। तो बताया जा रहा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स तमाम अन्य कंपनियां हैं जो कि एक बार आपसे डेटा लेती हैं और फिर आगे सेल कर देती हैं। तो इसको किस प्रकार से रोका जाए ताकि ये सेंधमारी वाली चीज़ खत्म हो भारत के अंदर। और डेटा आज के समय में डेटा एक न्यू ऑयल, आप समझ सकते हैं। अगर आपके पास डेटा है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, आप एक बिजनेस तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे लेवल का। डेटा बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज के समय में, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। यदि आपके पास प्रॉपर डेटा है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, अभी आप देखते होंगे डेटा साइंटिस्ट के अभी प्रोग्राम हो गए, मतलब आपके कोर्स होने लग गए डेटा साइंटिस्ट के, और उनकी बड़ी डिमांड है ई कॉमर्स कंपनीज में, क्योंकि वो एक विश्लेषण करके देती है, उनको बहुत अच्छा खासा फायदा पहुंचाती है, मुनाफा उनको पहुंचाती हैं। तो इसलिए डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है मध्य प्रदेश में 6 गांव में 24 बाघों की जान चली गई है। तो टाइगर स्टेट के तमगे पर खतरा मंडरा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारत का टाइगर राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, जहां पर कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। पेज नंबर 10 पे न्यूज है, यह है पीएम ने विंध्य में कहा है पानी के कारण नहीं होगा पलायन। आपको पता है कि पानी बहुत ही बड़ी एक बेसिक चीज़ है, आप कहीं भी स्टैब्लिश होते हो, पानी जैसे कि आप पुरानी सभ्यताओं से लेकर आते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा सभ्यता कैसे हैं, नदियों के सहारे ही, क्योंकि सभ्यता सारी विकसित हुई थी, जहाँ पर नदियाँ थी वहाँ पर विकसित हुई थी। आप यदि देखते हैं डेजर्ट एरिया में आपको पॉपुलेशन क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि अब पानी नहीं है। तो पानी तो बेसिक एमिनिटीज है, उसके आधार, उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो पानी के कारण पलायन नहीं होगा, ऐसी बात बोली गई है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ बताया गया कि पीएम ने विंध्याचल व बुंदेलखंड में हर घर नल योजना शुरू की है। सरकार का उद्देश्य है 2024 तक सभी को नल प्रोवाइड होना चाहिए, जल प्रोवाइड होना चाहिए, सॉरी। तो इसके लिए हर घर नल योजना शुरू की है। कहाँ पे? विंध्याचल व बुंदेलखंड के अंदर पीएम ने ये वर्चुअली, अभी कल मीटिंग हुई है, ये वर्चुअली इसकी इनॉग्रेट किया गया है। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आपको पता होना चाहिए हर घर नल योजना कहाँ पे स्टार्ट की गई है। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये चाइना का एक मिशन है, इसका नाम है चैंग-ई मिशन। चैंग-ई मिशन, चे से मतलब चाइना, याद रखिएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा, चीन चांद से मिट्टी व चट्टान के नमूने लेकर के आएगा। तो ये चाइना का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है चैंग-ई 5। तो उसके तहत मिट्टी और चट्टान से नमूने लेके आएगा चांद से। कौन? चाइना। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये सरकार के विरोध में, सरकार का विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन मार्च निकाला जा रहा है। ये बात की जा रही है कोलंबिया की। तो कोलंबिया के बगोटा में एंटी सरकार मार्च निकाला जा रहा है। तो यहाँ से मैंने एक न्यूज इसको लिया है। तो राजधानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी है बोगोटा, कोलंबिया की राजधानी। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसके यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इवान डुके मर्कीज। तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट का नाम है इवान डुके मर्कीज। और कौन कौन से देश लगते हैं इनसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी मैप में भी। तो बॉर्डर करते हैं पनामा, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, यानी कि 5 देश बॉर्डर शेयर करते हैं कोलंबिया देश के साथ में। ये आप देख सकते हैं, इसकी लोकेशन है कोलंबिया। यहाँ पे पैसिफिक ओशन, इधर अटलांटिक ओशन हो जाता है। नॉर्थ में पनामा सिटी इसको टच करती है। यहाँ पे वेनेजुएला,
ये ब्राज़ील, यहाँ पे पेरू और ये इक्वाडोर। इसका मतलब है कि 5 देश हैं जो कि इसके बॉर्डर शेयर करते हैं कोलंबिया का, तो इसके बोगोटा इसकी कैपिटल हो जाती है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। तो अब है हमारा वन वर्ड सेक्शन इंग्लिश का, जो कि हमने स्टार्ट किया है। तो देखते हैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हम। तो ये है एलमनस। एलमनस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है? ए फॉर्मर मेल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब कि भूतपूर्व छात्र। एलुमनस का मतलब है, कभी भी आप देखेंगे तो ये मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो भी आपका फॉर्मर मेल स्टूडेंट, मतलब जो है आपका दोस्त है, जो कि कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा कि मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के एलुमनस आए हैं। तो आपको केवल इसमें माइनर चीज याद रखनी है कि भूतपूर्व छात्र के लिए एलुमनस है, यूएस यहाँ पे लगाया गया है। और दूसरा हम देखते हैं अलुमना। अलुमना ए फॉर्म ऑफ फीमेल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये है भूतपूर्व छात्रा के लिए। यानी कि इन दोनों में केवल मेल और फीमेल का डिफरेंस है। फीमेल के लिए अलुमना शब्द है और अलुमनस शब्द जो है वो है मेल के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, आपके उसके बारे में पता होना चाहिए। तीसरा है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब है स्टेटमेंट दैट हैज अ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि कोई ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कोई वाक्य है जिसका कि 2 मीनिंग निकल रहा है, जिसका मतलब इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसको लिए वर्ड है एम्बिग्यूअस। यानी कि अस्पष्ट है, वो 2 अर्थ दे रहा है, 2 ही अर्थ दे रहा है, 2 अर्थ दे रहा है, ये स्टेटमेंट ऐसा है, तो उसके लिए टर्म आती है एम्बिग्यूअस। चौथा है हमारा एम्ब्रोशिया। एम्ब्रोशिया का मतलब है फूड ऑफ गॉड्स, यानी कि भगवान का प्रसाद, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मोहन भोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा एक वर्ड है ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो एम्ब्रोशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। एवेंशिया है। एवेंशिया का मतलब है यहाँ पे ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी, यानी कि एक ऐसी मेडिकल कंडीशन, स्थिति होती है जहाँ पे कि व्यक्ति अपनी स्मृति, यानी कि अपनी याददाश्त को खो देता है। वो हो सकता है कि मतलब पूरी तरीके से खो देता है। कुछ लोग कभी कभी मतलब ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, तो उसके लिए शब्द है स्मृति लोप, एमेंशिया, इसको हम बोलते हैं एमेंशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। एमेंशिया का मतलब है स्मृति लोग जो कि अपनी मतलब याददाश्त वाली क्षमता खो देते हैं। तो मुझे आशा है कि सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप मुझे अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।